दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज की तरफ से। लेकिन दोस्तों आज बात करना चाहता था विजय माल्या के बारे में। जी हाँ, विजय माल्या के बारे में भी बात करेंगे पाकिस्तान के उस बढ़ते हुए कद की, जो कद अचानक से इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री मोदी बौने साबित हो रहे हैं। लेकिन भक्तों का और देशभक्तों का, कथित राष्ट्र भक्तों का, कथित वंदे मातरम और श्री राम के नारे लगाने वालों का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा। उनका ध्यान केवल विपक्ष की तरफ है, क्योंकि विपक्ष ने कह दिया है कि सरेंडर नरेंद्र, यानी कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, बाकी सरेंडर कर दिया। इतनी शर्मनाक स्थिति में भारत पहले कभी नहीं पड़ा था, जितनी शर्मनाक स्थिति में विजय माल्या ने और पाकिस्तान ने डाल दिया। आप सोचेंगे इन दोनों न्यूज़ों का मतलब क्या है, इन दोनों न्यूज़ों का रिलेशन क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिलेशन भी है और मतलब भी है। यहां एक तरफ मैं आपको बता दूंगी सुषमा स्वराज के बाद निर्मला सीतारमण एक ऐसी नेत्री रही हैं जो झूठ बोलने में बहुत माहिर रही हैं, जिनके लिए लहसुन प्याज खाना बहुत मुश्किल होता है। ब्राह्मण परिवार की हैं, लेकिन इनके मुंह से जो निकलता है सच निकलता है, सच के सिवा कुछ नहीं निकलता। वो संसद में बयान देती है 14,000 करोड़ रुपए हमने जो थे वसूले विजय माल्या से। लेकिन विजय माल्या का एक पॉडकास्ट आता है जिसमें वो बोलता है मैंने 6,202 करोड़ रुपए लोन लिए थे और मैं निकला था तो जेटली साहब को पता करके निकला था। इसके वीडियो जहां सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, देखिए इन वीडियोस को। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport. And then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting, which was fixed months ago. I told the finance minister because I went from Parliament to Delhi airport. When this news hit the media, once again, it created a storm. Yeah. People went running to Mr. Jaitley. He denied meeting me. A Congress MP saw us and then said to the media, no, I saw them together. Mr. Jaitley had to retract his statement and say, yes, I met him, but only while I was walking. It was a fleeting meeting. I never said I went to Mr. Jaitley's office, sat in front of him, had tea with him. All I said is I told the finance minister while leaving, I'm going to London. I have to go to Geneva for a meeting. I'll be back. Please tell the banks to sit across the table and settle with me. How long does this take? This one sentence? A minute or two. चलते चलते बात हो सकती है ना? हाँ. मैं थोड़ी ना कहा कि मैं कुर्सी और मेज के सामने बैठ के डिस्कशन कर रहा था. But you see the way he denied it. Then when the Congress MP pointed out his mistake that he saw us, he quickly changed. This is the problem with the media, particularly where I'm concerned. They conjure up stuff. They blow things well out of proportion. Okay, if it's good. Vijay Maल्या case, 14,131.6 crore, complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. So there's no way in which I can go on listening to very many members who without the facts go on saying, no, haircut has happened, big people are allowed to take the money, small people are being punished. No way. We've not left anyone. Even if they fled the country, we've gone after them. ED has collected this money and given back to the public sector banks. 14,131.6 crores only from Vijay Maल्या. इन वीडियोस को देखने के बाद कोई कोर कसर नहीं रहती। कांग्रेस इस पर जो है तंज लेती है और बुरी तरह से तंज लेती है, कहती है कि भैया ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सरकार को पता था, विजय माल्या बोल रहा है कि मैं सरकार को बता के गया था, अरुण जेटली को बता करके गया था। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा थेथराई जो दिखाते हैं वो दिखाता है पाकिस्तान, अपनी औकात से बढ़ करके। कौन से वो देश हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो विश्व गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो हमारे मोदी की इज्जत धोने में लगे हुए हैं? कौन है वो लोग, कौन है वो देश जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं? क्या इस तरह की हेडलाइंस आज राष्ट्रीय मीडिया चला सकता है? क्या चीन के बारे में कोई प्रोग्राम रख सकता है मोदी मीडिया? क्या ट्रंप के खिलाफ कोई एक बहस पूरे देश में छेड़ सकता है हमारा मीडिया? शायद नहीं, क्योंकि सबकी पट्टी है। युद्ध की तो बात छोड़ दीजिए, बात करना और चीन और अमेरिका का नाम ये चैनल्स अपनी जुबान पर लेने में डरते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि कुछ नहीं करना है। चीन ने दुर्लभ मटेरियल देने बंद कर दिए हिंदुस्तान को, लेकिन इसके कितने बुरे असर हमारी ऑटो इंडस्ट्री पर होंगे उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। लेकिन यहां पाकिस्तान का बड़भोलापन और गीदड़ भभकी सामने आती है। अब हम तो यही बोलेंगे गीदड़ भभकी है, लेकिन वो क्यों दे रहा है? जो संरक्षक था, आतंकवाद के विरोध सबसे बड़ा कार्रवाई करने वाला और आतंकवाद का दंश सहने वाला वो भारत था, चाहे वो खालिस्तान रहा हो, चाहे वो कश्मीर रहा हो। ख्वाजा जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो है, कहते हैं
ख्वाजा साहब कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शिमला समझौता खत्म, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, और फिर दी गीदड़ भभकी। अब गीदड़ भी भभकी देने लगे, है ना। छोटे मोटे देश हैं, ये भी भभकी देने लगे। नेपाल भभकी दे देता है, श्रीलंका दे देता है। मतलब कोई इज्जत है कि नहीं है? अरे इज्जत है। हम मतलब मोदी जी के समर्थक राहुल गांधी को धमका लेते हैं, विपक्ष को धमका लेते हैं, उन पे आरोप लगा देते हैं, उनको बदनाम कर देते हैं, बस इतनी ताकत है। लेकिन पाकिस्तान ने जब से आक्रामक रुख अपनाया है, किसी ने भी किसी रैली में अब पाकिस्तान का नाम ना तो अमित शाह ले रहे हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 1972 के शिमला समझौते को एक मृत दस्तावेज घोषित कर दिया है। वो कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख में बड़े बदलाव का संकेत है। टीवी में दिए गए एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान 1948 के संयुक्त राष्ट्र समर्थित रुख पर वापस लौट आया है। इंदिरा गांधी ने जबकि इनको मजबूर कर दिया था, शिमला समझौता ये था बालको, ये शिमला समझौते को आप बोलते हो। 93,000 कैदी जो रिहा किए गए थे वो इसलिए किए गए थे कि आप कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाओगे। पाकिस्तान बोला था जी मैडम हम नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना फायदा पाकिस्तान का करा दिया, मैं बता नहीं सकता। शायद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का भला चाहते हो। भाई महात्मा गांधी जी के देश से मतलब फ्रांस से आते हैं, तो कुछ ऐसी सोच रही होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की, आक्रमण के बाद जब पाकिस्तान जाए IMF में तो उसको लोन मिल जाए, उसका आतंकवादी लिस्ट से नाम हट जाए, बल्कि आतंकवादी देशों की जांच करने वाले देश के उन मतलब जांच करने वाले यूनियन में उनका नाम आ जाए। देखिए कितना फायदा हुआ है पाकिस्तान को हमारी सर्जिकल स्ट्राइक से। सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए या आतंकवादी ठिकानों पर हमले कह लीजिए, कोई पूरा विश्व नहीं बोल रहा कि आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके भारत को जो तारीफ मिलनी चाहिए थी, कोई विश्व का निर्देश नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो जा रहे प्रतिनिधिमंडल ये काम करके आ रहे हैं। खैर छोड़िए, अब जो 1948 का है और उन्होंने बोला कि नियंत्रण रेखा जो थी मान्यता प्राप्त सीमा के बजाय युद्ध विराम रेखा कहा गया। ख्वाजा आसिफ ने जोर देकर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय ढांचा बिखर चुका है। उन्होंने कहा कि शिमला समझौता अब एक मृत दस्तावेज बन चुका है, हम 1948 की स्थिति में वापिस आ गए। अब जब संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम और प्रस्तावों के बाद नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा घोषित किया था, अब इन विवादों को बहुपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निपटाया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आगे कहा, सिंधु जल संधि स्थगित हो या ना हो, शिमला समझौता तो पहले ही खत्म हो चुका है। हम ये पहली बार नहीं, अब पाकिस्तान ने कश्मीर समेत विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय रास्ते को ना कहा हो। पाकिस्तान इससे पहले अगस्त 2019 में भी अनुच्छेद 370 के निरस्त करने पर, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा समाप्त करने पर भी अपनी बकलोली कर चुका है। लेकिन ये बकलोली करने की नौबत इतनी आई क्यों, और विजय माल्या का ये सब कुछ हुआ क्यों? लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जी एक पुल के ऊपर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी आप पहलगाम में लोगों के पास नहीं गए, बेंगलुरु में RCE वाला मामला हुआ, आपके अंजनाओं कश्यप और गोदी मीडिया सारे सवाल उठा रहे थे कि साहब आएंगे, माहौल बना दिया था पूरा कि कांग्रेस सरकार की गलती से ये सब हादसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं वहां कम से कम 10-15 अधिकारी जो है सस्पेंड हुए हैं भगदड़ में, जिसमें 11 बच्चे मरे, किशोर कहा जाए, और RCE पर भी केस हुआ है। कुछ अंधभक्त जो थे विराट कोहली की गिरफ्तारी की मांग करते रहे, लेकिन वो खोखली साबित हुई। लेकिन अब इसके उलट लोग ये भी सवाल करने लगे कि योगी जी के कुंभ में इतनी भगदड़ मचने के बाद योगी जी के कितने मंत्रियों, कितने पुलिस अधिकारियों ने इस्तीफे दिए। तो अगर सवाल मीडिया करता है, और अंजनाओं कश्यप भी अच्छी खासी ट्रोल हुई इस बात को लेकर के, जब उन्होंने कर्नाटक की खबरों पर बोलना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये हालात हो गए हैं बिकाऊ मीडिया के, क्योंकि इस मीडिया पर आप विश्वास मत कीजिए। सरकारी मीडिया तो सरकार की बात कहेगा और ये बिकाऊ मीडिया उद्योगपतियों की बात कहेगा। उद्योगपतियों से याद आया मुझे, एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है। यह खूबसूरती अमेरिका के उस लोकतंत्र की। जी हाँ, हमारे देश में भले ही लोकतंत्र खत्म हो गया हो, उद्योगपति दुम दबा करके पड़े रहते हो, उद्योगपतियों को बर्बाद कर दिया जाए, चाहे सहारा हो चाहे कोई हो, कोई भी सरकार रही हो, सबने अपने अपने तरीके से हर संस्था को इस्तेमाल किया है। तो मोदी जी अकेले कर रहे हैं ये कहना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या वास्तव में लोकतंत्र है, वास्तव में बराबरी का अधिकार है, क्या हम उस चीज पर लौटे हैं, ये सोचने का विषय है दोस्तों। एक तरफा होकर के सोचना या एक तरफा बात करना ये भी ठीक नहीं होगा। विरोधियों को कुचलना, विरोधियों के खिलाफ ये सारी चीजें करना, ये पहली सरकारों ने सिखाया है। जो सरकारें संस्कार डाल के जाती हैं, विपक्ष भी वैसा ही सीखता है और वैसा ही व्यवहार करता है। और जो मोदी जी सिखा के जा रहे हैं,
आने वाली सरकारें वैसा ही करेंगी। आप यकीन जानिए कि हिंदुस्तान को लोकतंत्र नहीं मिलेगा, लेकिन एलन मस्क ही हैं जो अमेरिका में लोकतंत्र के होते हुए ट्रंप पर सवाल उठा सकते हैं, जो महाशक्तिशाली सुप्रीम पावर है, और यहां तक दावा कर सकते हैं कि इन पर जो है महाअभियोग का जो है मुकदमा चलना चाहिए। एलन मस्क और ट्रंप के बीच क्या बात हुई है एपस्टीन फाइल को लेकर के? एपस्टीन फाइल में क्या नाम है, क्या नहीं है? एपस्टीन फाइल एक ऐसा काला अध्याय है अमेरिका में कि जहां पर बाल जो लड़कियां होती थी उनके साथ जो था बहुत कुछ होता था, यौनाचार वगैरह सब कुछ होता था, और इसको लेकर के मजबूर किया जाता था। एपस्टीन एक प्रोफेसर था, मतलब बहुत सारी कहानी है, इसकी कहानी का खुलासा फिर बाद में करेंगे। लेकिन यहां तो पाकिस्तान ने और अदानी ने सरकार को सांसत में डाल लिया है, और प्रधानमंत्री मोदी के एक फोटोशूट जो कर रहे हैं उसने भी मतलब जवाबदेही तय कर दी है। यानी कि एक तरह से किरकिरी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, विदेश नीति हो या कहीं भी हो। विजय माल्या सीधे सीधे सरकार को दहाड़ रहा है और पाकिस्तान सीधे सीधे धमका रहा है। तो आज इतनी हिम्मत उन लोगों की कैसे हो गई जिनकी हिम्मत हमारे सामने बोलने की नहीं होती थी? चुनावी भाषणों में पाकिस्तान का हम जिक्र जरूर करते थे, लेकिन आज पाकिस्तान सीधे बोल रहा है कि शिमला समझौता खत्म हो गया, और हमारे विदेश मंत्रालय, हमारी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया कहीं भी नहीं आती। क्या शर्मनाक बात है या नहीं? कमेंट कीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।